दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आमेर के कछवा वंश के बारे में पढ़ा था और सवाई जयसिंह तक का समय उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इससे संबंधित एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर देंगे। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? दोस्तों प्रश्न है, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? ऑप्शन नंबर एक है मानसिंह ने, ऑप्शन नंबर बी वह है मिर्जा राजा जयसिंह ने, ऑप्शन नंबर सी सवाई जयसिंह ने, ऑप्शन ड है भारमल ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अब हम शुरू करते हैं अगली वीडियो, जिसमें हम जयपुर के ईश्वरी सिंह से मानसिंह द्वितीय तक अध्ययन करेंगे और जयपुर का यानी आमेर का अंतिम शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए वीडियो और इस प्रश्न का जवाब जरूर दें, कमेंट करें। प्लीज वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सवाई जयसिंह के बारे में पढ़ा था और सवाई जयसिंह के बाद उनका पुत्र ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 ईस्वी तक शासक बना। दोस्तों सवाई जयसिंह शासक तो बन गया, लेकिन इनके समय में उत्तराधिकार का युद्ध माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में हुआ। अब ये माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष क्यों हुआ? उत्तराधिकार के संघर्ष के पीछे एक मेन कारण है, मुख्य जो कारण है वो है देवारी का समझौता, जो 1708 ईस्वी में हुआ था। ये देवारी का समझौता क्या है दोस्तों? जयपुर, मारवाड़ यानी जोधपुर और मेवाड़, ये तीन राज्यों के बीच ये समझौता हुआ था, देवारी का समझौता। अब ये देवारी का समझौता क्यों हुआ? 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने मारवाड़ और मेवाड़ की संयुक्त सेना को हरा दिया और अपने अधीन कर लिया। इधर जयपुर को भी अपने अधीन कर लिया। मेवाड़ का जो शासक था महाराणा जयसिंह ने औरंगजेब से संधि कर ली। मुगल और मेवाड़ संधि के नाम से जानी जाती है। तो मेवाड़ का जो राज्य वापस जयसिंह को मिल गया था। लेकिन मारवाड़ में 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो अजीत सिंह था, उसको शासन औरंगजेब ने उत्तराधिकारी घोषित नहीं होने दिया, यानी उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया। इसके लिए वहां के दुर्गादास ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए 30 साल तक संघर्ष किया। तो जब मेवाड़ का शासक बना अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ का शासक बना। दोस्तों ये 1698 से और 1710 तक रहा। तो उस समय अमर सिंह के पास जयपुर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह यानी दुर्गादास, उस समय जो उनके संरक्षक थे, दोनों ने मेवाड़ के शासक से अमर सिंह से कहा कि भाई हमें भी अपना राज्य औरंगजेब से कहकर दिलवा दीजिए। लेकिन दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो चुकी थी। उसके बाद वहां पर बहादुर शाह, मुगल शासक बहादुर शाह शासक बना। तो मेवाड़ का जो शासक है अमर सिंह, उसने बहादुर शाह को कहा कि इस तरह से दोनों अपना शासन चाहते हैं। बहादुर शाह ने इसके लिए हां कर दी। तो अमर सिंह द्वितीय ने एक शर्त रखी कि मैं बहादुर शाह से शासन तो आपको दिला दूंगा, राज्य पर अधिकार तो दिला दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि मेरी पुत्री चंद्रकुंवरी, इनकी पुत्री थी चंद्रकुंवरी, उसका विवाह सवाई जयसिंह अपने साथ करे। दोस्तों ये संधि 1708 में देवारी समझौते के नाम से हुई थी। उसमें जयपुर का शासन तो सवाई जयसिंह को दे दिया गया, सवाई जयसिंह को, मारवाड़ का अजीत सिंह को दे दिया गया, और मेवाड़ जो था वो पहले से ही अमर सिंह द्वितीय शासन कर रहे थे। उनकी एक शर्त कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? सवाई जयसिंह के साथ। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी थी कि चंद्रकुंवरी से जो संतान पैदा होगी वही जयपुर का उत्तराधिकार होगा। लेकिन जयसिंह के दो रानियां थी दोस्तों। सवाई जयसिंह के दो रानियां थी,
सवाई जयसिंह के दो रानियां थी, एक तो थी चंद्रकुंवरी, और दूसरी जो रानी थी वो थी सूरज कंवर। दोस्तों ये तो मेवाड़ का शासक अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी, और ये मारवाड़ की खींची राजकुमारी थी सूरज कंवर। तो जयसिंह के दो पत्नियां थी, चंद्र कंवर और सूरज कंवर। दोस्तों 1708 ईस्वी में ये जो देवारी समझौता हुआ उसके तहत चंद्र कंवर की कुंवरी की शादी सवाई जयसिंह से कर दी गई। लेकिन 1722 ईस्वी में ईश्वर सिंह का जन्म हुआ, और वो किससे हुआ? सूरज कंवर से। सूरज कंवर ने 1722 में ईश्वर सिंह को जन्म दिया, और 1728 ईस्वी में माधो सिंह को जन्म दिया। वो किसने दिया? चंद्र कंवर ने दिया। दोस्तों देवारी समझौते के अनुसार तो माधो सिंह शासक होना चाहिए था, लेकिन ईश्वर सिंह बड़ी संतान थी, इसलिए ईश्वर सिंह को जयसिंह के बाद 1743 ईस्वी में जयपुर का शासक बना दिया। और इसमें महाराजा सूरजमल, उनका बड़ा योगदान था। जब भरतपुर के महाराजा सूरजमल, क्योंकि सवाई जयसिंह उनके परम मित्र थे, तो सूरजमल की सहायता से सवाई ईश्वर सिंह को 1743 ईस्वी में जयपुर का शासक बना दिया। दोस्तों जब 1728 ईस्वी में माधो सिंह का जन्म हुआ, तो सवाई जयसिंह को देवारी समझौता याद आया। अब देवारी समझौता आया तो उसको कैसे संतुष्ट किया जाए, इसलिए 1729 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने रामपुरा जागीर जो है वो माधो सिंह के नाम करवा दी, ताकि बाद में कोई आपत्ति नहीं हो। लेकिन 1743 ईस्वी में जैसे ही सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई, तो वहां का मेवाड़ का शासक कौन बना? जगत सिंह द्वितीय। उस समय मेवाड़ का शासक जगत सिंह द्वितीय था। ये वही जगत सिंह द्वितीय है जो हुड़दंग सम्मेलन जिनकी अध्यक्षता में किया गया था। सवाई जयसिंह और जगत सिंह दोनों ने मिलकर के हुड़दंग सम्मेलन किया था। आपको जैसे पता हो तो मराठों को राजपूताना से निकालने के लिए हुड़दंग सम्मेलन हुआ था, जो ऐसा प्रकार था। तो 1743 में जब सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई, तो जगत सिंह को वो पुराना देवारी का जो समझौता याद आया। देवारी समझौते के अनुसार माधो सिंह आमेर का शासक होना चाहिए था। तो जगत सिंह, अब इसमें जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा रोल है वो है जगत सिंह द्वितीय। ये मेवाड़ के शासक जगत सिंह द्वितीय, जो अमर सिंह की पुत्री चंद्रकुंवर जो ब्याही थी सवाई जयसिंह को जयपुर का शासक बनाना चाहता था, तो सारा जो रोल है जगत सिंह द्वितीय का है। दोस्तों जगत सिंह द्वितीय ने जब 1744 ईस्वी में सवाई जयसिंह दिल्ली दरबार चले गए थे, मुगल दरबार में चले गए थे दिल्ली, तो उस समय पीछे से जगत सिंह जो है आमेर की गद्दी पर माधो सिंह को बैठाना चाह रहा था। किसको बैठाना चाह रहा था? माधो सिंह को। इसके लिए उसने क्या किया कि मराठों से संपर्क किया। मराठों से संपर्क करके, जिसमें होलकर को साथ ले लिया, और एक थे बूंदी के उम्मेद सिंह, जो बूंदी पर राज करना चाह रहे थे, बूंदी का राजा बनना चाह रहे थे। इसके अलावा एक थे कोटा के दुर्जन साल। इन सभी ने मिलकर के माधो सिंह को गद्दी पर बैठाना तय किया। लेकिन दोस्तों महाराजा सूरजमल जो भरतपुर के महाराजा थे, उनके हस्तक्षेप से ये जो उनकी प्लानिंग है फेल हो गई थी। फिर 1746 ईस्वी में पुनः जगत सिंह द्वितीय ने कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के उमेश सिंह
और होलकर, तो इन्होंने मिलकर के होलकर से संपर्क किया और होलकर को जो है पुनः जयपुर पर आक्रमण करने के लिए राजी कर लिया। होलकर ने खांडे राव को एक बड़ी सेना लेकर के दोस्तों जयपुर अभियान के लिए भेज दिया। किसके पक्ष में? माधो सिंह के पक्ष में। लेकिन ये जैसे वहां पर पहुंचे तो यहां पर हरगोविंद जो नाटानी है, इसकी वजह से ईश्वर सिंह की विजय हुई। इसमें ईश्वरी सिंह जीत गया और यह युद्ध राजमहल का युद्ध कहलाता है। यह युद्ध 1 मार्च 1747 ईस्वी को राजमहल नामक जगह पर हुआ था। इसको राजमहल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में ईश्वर सिंह की जीत हुई और इस जीत के उपलक्ष्य में, खुशी में, ईश्वर सिंह ने जयपुर में ईसरलाट या सरगासुली का निर्माण किया था, जो 7 मंजिला एक मीनार है, सरगासुली का निर्माण करवाया। ये चित्तौड़ के विजय स्तंभ से प्रेरित होकर के उन्होंने सरगासुली या ईसरलाट का निर्माण करवाया था। दोस्तों यहां पर ईश्वर सिंह की विजय हुई, लेकिन जगत सिंह द्वितीय ये फिर सक्रिय हो गया। तो 1 मार्च 1947 को राजमहल के युद्ध में ईश्वर सिंह की जब जीत हो गई थी और ईसरलाट या सरगासुली का निर्माण हो गया था, तो ईश्वर सिंह को लगा कि अब संकट मिट गया है। लेकिन दोस्तों संकट मिटा नहीं, जगत सिंह फिर सक्रिय हो गया। और तो जगत सिंह द्वितीय ने क्या किया कि पेशवा को एक बड़ी धनराशि दी और उसको अपने पक्ष में कर लिया। 1 अगस्त 1748 को बगरू नामक जगह पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में ईश्वर सिंह की सेना को होलकर और जगत सिंह की सेना ने घेर लिया। लेकिन जो इनके दीवान थे केशवदास, ईश्वर सिंह के दीवान थे केशवदास, इस दीवान की सूझबूझ से जगत सिंह से समझौता कर लिया और समझौता करने के बाद उम्मेद सिंह को तो बूंदी का राज दे दिया और दुर्जन साहब को कोटा का शासक बना दिया तथा जयपुर के 5 परगने माधो सिंह को क्या दिया? माधो सिंह को जयपुर के 5 परगने दे दिए। लेकिन इसका फायदा उठाया था होलकर ने करीब 10 लाख एक बड़ी धनराशि जो है ईश्वर सिंह से मांगी, किस्तों में ही दिए जाए। बड़ी धनराशि इस संधि के तहत मांग ली इस बगरू के युद्ध में। दोस्तों इस युद्ध में जयपुर रियासत की हालत खराब हो चुकी थी। जयपुर राज्य आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। तो इतनी बड़ी राशि महाराणा ईश्वर सिंह जो है होलकर को देने में असमर्थ थे। होलकर जो है बार बार दबाव बना रहा था कि जो शर्त के अनुसार जो किस्त जो देनी है और जो टैक्स देना है वो जल्दी से जल्दी चुकाए, लेकिन ईश्वर सिंह कोई ना कोई बहाना करके उस बात को रोक देते थे। जब उसको लगा होलकर को कि ईश्वर सिंह कुछ आनाकानी कर रहे हैं, तो उसने एक बड़ी सेना लेकर के पुनः जयपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो हरगोविंद नाटानी से बार बार ईश्वर सिंह ने कहा कि भाई सुना है कि होलकर बड़ी सेना लेकर के जयपुर की तरफ आ रहा है, अपनी क्या तैयारी है? तो हरगोविंद बार बार, जो सेनापति हरगोविंद है, वो बार बार ईश्वर सिंह को आश्वस्त करता रहा कि नहीं, अपने पास पूरी तैयारी है। जब जयपुर के आसपास बिल्कुल जयपुर में पहुंच गई थी सेना, होलकर की सेना, तो हरगोविंद से कहा भाई क्या तैयारी है? तो उसने कहा कि नहीं, सारा जो राजपूत है मेरी जेब में है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। और जब यहां पर पड़ाव जयपुर के पास बिल्कुल अंदर जाकर के सेना घुस गई, तो फिर ईश्वर सिंह ने फिर पूछा हरगोविंद नाटानी से कि क्या हुआ, कोई सहायता के लिए क्यों नहीं आ रहा? तो उसने कहा साहब मेरी तो जेब ही फाट गई। कहने का मतलब है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तो यहां पर हरगोविंद ने एक तरह से ईश्वर सिंह को धोखा दिया। इस बात से जो उसको बड़ा गम हुआ ईश्वर सिंह को, और 1750 ईस्वी में ईश्वर सिंह ने जहर पी करके या पारा पी करके आत्महत्या कर ली। दोस्तों इनका एक चित्रकार था साहब राम।
साहब राम इनका एक चित्रकार था, दरबारी चित्रकार था, जिसने ईश्वर सिंह की पोर्ट्रेट बनाई थी। इसकी बनाई थी ईश्वर सिंह की। तो हमने पढ़ा ईश्वर सिंह के बारे में कि देवारी समझौते के तहत उन्हें उत्तराधिकार के संघर्ष में फंसना पड़ा, युद्ध करना, माधो सिंह से, उनके भाई से युद्ध करना पड़ा। राजमहल का युद्ध हुआ, लेकिन ईश्वर सिंह की जीत हो गई और इसी जीत में ईश्वर सिंह ने ईसरलाट और सागर सेतु का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद पुनः बगरू का फिर युद्ध हुआ और बगरू के युद्ध में जीत ईश्वर सिंह की तो नहीं हुई, लेकिन उनको एक समझौता करना पड़ा और उस समझौते के तहत उनको जयपुर के 5 परगने देने पड़े और होलकर को बड़ी धनराशि देनी पड़ी। लेकिन 1750 में जब होलकर को यह राशि नहीं मिली तो 1750 में होलकर ने जयपुर की तरफ कूच किया और कूच करने के बाद उनके सेनापति हरगोविंद नाटानी की वजह से, क्योंकि उसने सेना की कोई तैयारी की नहीं थी, तो उसकी वजह से और ईश्वर सिंह जो है इनके भरोसे रह गए और होलकर की सेना जयपुर पहुंच गई थी। तो दुखी होकर के 1750 ईस्वी में उन्होंने जहर पी लिया और आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से ईश्वर सिंह के बाद माधो सिंह गद्दी पर बैठा और माधो सिंह के समय जयपुर में मराठों का कत्लेआम किया गया, लेकिन आखिरकार माधो सिंह की हार हुई और रामपुरा और टोंक की जागीरें, दोनों जागीरें मराठों के पास आ गई। माधो सिंह के बाद अगले शासक के बारे में बात करते हैं, सवाई प्रताप सिंह के बारे में। सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण कराया था 1799 ईस्वी में। दोस्तों 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, जिसमें करीब 953 खिड़कियां बन गई। उसमें 953 खिड़कियां बनी हुई हैं और यह विष्णु को समर्पित है। हवा महल जो है विष्णु को समर्पित है। इसका जो उस्ताद है, वास्तुकार है, वो थे उस्ताद लालचंद। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद लालचंद। दोस्तों महाराणा सवाई प्रताप सिंह, दोस्तों सवाई प्रताप सिंह जो है वो कविताएं लिखते थे ब्रजनिधि उपनाम से। ये ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं का लेखन करते थे और इन्होंने कविताओं का एक संग्रह बनाया जो ब्रजनिधि ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान थे। प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वान थे जिनको प्रताप बाईसी या गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता है। और इनके संगीत गुरु थे चांद खां, जिनको बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी हुई थी। चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी हुई थी, ये इनके संगीत गुरु थे। दोस्तों इनके समय में एक युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध ये हुआ था मराठों और सवाई प्रताप सिंह के बीच में। दोस्तों महादेव सिंधिया जो थे, महादेव सिंधिया प्रताप सिंह के समय में बहुत ज्यादा लूटपाट कर रहे थे। मराठों को जयपुर रियासत से बाहर करने के लिए उन्होंने एक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन में कौन कौन शामिल थे? मारवाड़, मारवाड़ के थे महाराजा विजय सिंह, दूसरे अवध के नवाब सुजाउद्दौला, और तीसरा तैमूर। तो तीनों के संगठन, तीनों के जो गठबंधन हुआ था और महाराजा सिंधिया और इनकी दोनों सेनाओं में तुंगा नामक जगह पर युद्ध हुआ, जिसमें राजपूतों का पलड़ा भारी रहा।
एक तरह से राजपूतों की इसमें विजय हुई। उसके बाद दोबारा फिर 16 अप्रैल 1800 ईस्वी में मालपरा का युद्ध हुआ। दोस्तों उस समय मराठा का शासक था दौलत राव सिंधिया। क्योंकि मराठा बार बार जो है धन वसूलते थे, तरह तरह के टैक्स लगाते थे, तो इस तरह से फिर पुनः सवाई प्रताप सिंह ने इनको अपने रियासत से, जयपुर रियासत से बाहर निकालने के लिए फिर सेना संगठित शुरू कर दिया, सेना को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दौलत राव सिंधिया को पता चला कि सवाई प्रताप सिंह जो है सेना संगठित कर रहे हैं, तो इन्होंने पोहल मेल, ये तो जर्मनी के थे, और दूसरे थे स्वेलियर, ये थे फ्रांस के। महाराजा सिंधिया ने पोहलमेल और जर्मनी के पोहलमेल और स्वेलियर दुर्देनेक जो फ्रांस के थे, दोनों के अधीन एक सेना, बड़ी सेना भेजी। किसके खिलाफ भेजी? सवाई प्रताप सिंह के खिलाफ। दोस्तों उस युद्ध में, ये मालपुरा के पास ये युद्ध हुआ 16 अप्रैल 1800 ईस्वी में। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ, लेकिन उसमें किसकी हार हुई? सवाई प्रताप सिंह की हार हो गई। इस हार में राजपूत जब हार गए थे तो करीब 9 लाख रुपए का हर्जाना सवाई प्रताप सिंह को किसको देना पड़ा? दौलत राव सिंधिया को देना पड़ा। तो इस तरह से जहां तुंगा के युद्ध में राजपूतों की विजय हुई थी, वहीं मालपुरा के युद्ध में राजपूतों की हार हो गई। और सवाई प्रताप सिंह के बाद सवाई जगत सिंह आमेर के शासक बने, जयपुर के शासक बने। तो दोस्तों इनकी कोई विशेष उपलब्धता है नहीं। ये जगत सिंह जो है, जयपुर की कोई नर्तकी से इनके संबंध थे, तो इनको जयपुर का बदनाम शासक के नाम से जाना जाता है। जयपुर का बदनाम शासक के नाम से इनको जाना जाता है। कृष्णा कुमारी का भी प्रकरण से जुड़ा हुआ है। इनके बाद सवाई राम सिंह द्वितीय जयपुर के शासक बने। सवाई राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 तक शासक रहे। और दोस्तों इन्होंने 1857 का जब स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों की खूब सेवा की थी। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का साथ दिया, और इन्होंने मदरसा हुनरी की स्थापना करवाई थी। बाद में माधो सिंह द्वितीय ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स नाम बदल दिया था माधो सिंह द्वितीय ने। प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट 1876 में जयपुर आए थे। तो जब वो जयपुर आए थे तो उनके सम्मान में पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था, और उन्होंने अल्बर्ट हॉल की स्थापना की थी संग्रहालय के नाम से। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय बनवाया, और एक पोथी खाना, इन दोनों की नींव रखी थी। और ये नींव किसके हाथ से रखी गई थी? प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के हाथ से पोथी खाना और अल्बर्ट हॉल की नींव रखी हुई थी, संग्रहालय की नींव रखी हुई थी। दोस्तों इनके समय में एक विशेष जो बात है वो है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री इनके समय में आई थी नहीं, इन्होंने इसको बढ़ावा दिया था। ब्लू पोट्री वैसे तो चीन व फारस की पारंपरिक कला है, लेकिन इसको मुगल जो है अपने दरबार में लेके आए थे, और दिल्ली दरबार में इसके कलाकार थे भोला। तो भोला के पास गए थे, 2 व्यक्ति गए थे,
एक तो चूड़ामन और एक कालूराम कुम्हार। इन दोनों व्यक्तियों को सवाई राम सिंह ने कहां भेजा? दिल्ली दरबार भेजा। और वहां पर जो बोला है, इससे इन्होंने ब्लू पोएट्री की शिक्षा ली कि किस तरह से ब्लू पोएट्री का निर्माण होता है। और इन्होंने वापस जब जयपुर आए थे तो जयपुर में इन दोनों ने ब्लू पोएट्री की शुरुआत की थी। बाद में पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत ने इसको पूरे विश्व में चर्चित कर दिया। तो ये थी सवाई राम सिंह द्वितीय के समय की प्रमुख घटनाएं। के बाद अब हम पढ़ते हैं एक और शासक के बारे में, सवाई माधो सिंह द्वितीय। इन्होंने 1880 से 1922 तक शासन किया। इनके समय की प्रमुख जो घटना है वो तो एक तो ये है दोस्तों कि सर्वप्रथम इन्होंने डाक टिकट और पोस्ट कार्ड शुरू किए थे 1904 में। 1902 में एक प्रमुख घटना रही है, एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ था ब्रिटेन में। तो उस समय सवाई माधो सिंह भी उनके राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए गए थे। और दोस्तों उन्होंने 2 चांदी के कलश बनवाए और प्रत्येक चांदी के कलश का वजन था 335 किलो वजन। एक ही चांदी का जो कलश था उसका वजन है 335 किलो वजन के। तो 335 किलो के 2 कलश बनवाए और उनमें गंगा जल भरा। और दोस्तों गंगा जल भरने के बाद उन्होंने एक ओलंपिया नामक जहाज किराए पर लिया और उसमें अपने सभी लोगों को उसमें बिठा करके और वो ब्रिटेन की तरफ चले गए। ब्रिटेन में ब्रिटिश शासक एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल होने गए थे। दोस्तों वहां पर राधा गोविंद की मूर्ति भी लेके गए थे, राधा गोविंद की मूर्ति भी लेकर गए थे। तो वहां पर इन्होंने केवल और केवल गंगा जल ही पिया। और ये जो ओलंपिया जहाज है सबसे पहले गंगा जल से ही धुलवाया था इसको। और इसमें 2 कलशों में भर करके पूरा पानी लेकर गए थे जिसको पीने का काम में लिया। और वहां पर पूजा के लिए इन्होंने इस गंगा जल का उपयोग किया। राधा गोविंद की मूर्ति साथ ले गए थे, इनकी वहां पर जो है आराधना की थी। तो इस तरह से इनको ये दोनों चांदी के जो कलश हैं आज ये मुबारक महल में रखे हुए हैं। मुबारक महल जो सिटी पैलेस में है वहां पर रखे हुए हैं। और इसमें एक जगह है दीवाने खास। तो ये दोनों जो चांदी के कलश हैं ये दीवाने खास में, मुबारक महल के भीतर एक दीवाने खास है, उसमें दोनों चांदी के कलश रखे हुए हैं। और ये दीवाने खास जो है ये मुबारक महल है, ये चंद्र महल में किसने बनवाया था? सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। दोस्तों ये चांदी के जो दोनों कलश हैं ये विश्व में सबसे बड़े चांदी के कलश माने जाते हैं। इनको बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। बताते करीब 250 किलो इनका वजन था, तो इनको बब्बर शेर के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इन्होंने नाहरगढ़ में 9 पासवानों के लिए, सेवकों के लिए 9 महल बनवाए थे जो बिल्कुल एक जैसे थे। तो इस तरह से सवाई माधो सिंह के समय में एक तो डाक टिकट जारी है, पोस्ट कार्ड शुरुआत की थी। एडवर्ड सप्तम के समय में, राज्याभिषेक के समय में 2 कलशों में पानी भर के गंगा जल भर करके लेके गए थे। और किस जहाज में ले गए थे? ओलंपिया जहाज में लेके गए थे। इन्होंने सिटी पैलेस में ही एक चंद्र महल है जिसमें मुबारक महल का निर्माण कराया था। उसी मुबारक महल में दोस्तों दोनों कलश जो है दीवाने खास में रखे हुए हैं। ये मुबारक महल लोगों के आराम के लिए बनवाया गया था कि ताकि मेहमान यहां रुके ठहरे, इसके लिए उन्होंने बनाया था। और चूंकि ये बहुत ही हंसी खुशी मजाज के व्यक्ति थे, इनको बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। सवाई माधो सिंह द्वितीय के बाद शासक बने सवाई
मानसिंह द्वितीय है। ये 1922 से 1949 तक इन्होंने शासन किया। 1949 से 1956 तक राजस्थान की एकीकरण जब हुआ तो इनको राज प्रमुख बना दिया गया था। 1949 से 1956 तक ये राज प्रमुख के पद पर रहे थे। ये कछवा वंश के अंतिम शासक थे और पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी भी थे। दोस्तों, इनके एक प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। प्रधानमंत्री का क्या नाम था? मिर्जा इस्माइल, जिनको आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। दोस्तों, मिर्जा इस्माइल कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। मिर्जा इस्माइल ये मैसूर के दीवान थे। ये मैसूर के दीवान थे और मैसूर रियासत को दोस्तों इन्होंने इस तरह से बसाया कि मैसूर जो है बहुत अच्छी रियासतों मानी जाने लगी और उसमें हाथ किसका था? मिर्जा इस्माइल का। लेकिन बाद में जून 1942 ईस्वी को मिर्जा इस्माइल जयपुर आ गए। मैसूर में इनकी अनबन हो गई थी मिर्जा इस्माइल की और ये इनको सवाई मानसिंह जो है जयपुर ले आया, इनको जयपुर का दीवान बना दिया। तो दोस्तों, जयपुर को बसाने के लिए इन्होंने अपनी जो है संरचना तैयार की और इन्होंने 5 स्कीमें थे। इनकी 5 स्कीमें इन्होंने बनाई। 5 स्कीम में पूरे जयपुर को आधुनिक रूप देने के लिए इन्होंने 5 स्कीम बनाई। पहला है ए स्कीम। ए स्कीम में इन्होंने फतेह टिब्बा एरिया को डेवलप किया। बी स्कीम में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया और गंगवाल पार्क का निर्माण करवाया और मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाया था। सी स्कीम के तहत इन्होंने एक न्यू कॉलोनी का बसाई। इसी तरह से डी स्कीम के तहत जालपुरा का जो एरिया है उसको डेवलप किया और ई स्कीम इसके तहत बनी पार्क इस एरिया को डेवलप किया था। तो इस तरह से इन्होंने 5 स्कीमें बनाई थी। ए स्कीम जिसमें फतेह टिब्बा का एरिया, बी स्कीम मेडिकल कॉलेज और गंगवाल पार्क, सी स्कीम जिसमें न्यू कॉलोनी बनाई थी सी स्कीम के नाम से, डी स्कीम में जालपुरा और इसका एक क्षेत्र को डेवलप किया और ई स्कीम में बनी पार्क के आसपास के एरिया में इन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया, निर्माण कार्य करवाया था और इस तरह से जयपुर को आधुनिक रूप दिया। दोस्तों, इन्होंने 5 बत्ती, एक पिलर पर 5 बत्ती लगाई और उस एरिया में रईसों को बसाया था। जो बड़े बड़े धनाढ़ परिवार थे उनके लिए 5 बत्ती के आसपास का एरिया दिया, जिसमें धोलिया परिवार, जयपुरिया परिवार, ये बड़े बड़े रईस परिवार थे जिनको 5 बत्ती के आसपास बसाया था और इस तरह से पूरे जयपुर को एक आधुनिक रूप दिया था। और उसमें हाथ किसका है सबसे ज्यादा? मिर्जा इस्माइल का। तो इसीलिए मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद सवाई मानसिंह को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो 1949 से 1956 तक राज प्रमुख पद दे दिया गया। बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और ये अजमेर के मेयो कॉलेज से इन्होंने शिक्षा हासिल की थी। तो इस तरह से जयपुर के विकास में, जयपुर को आधुनिक करने में सवाई मानसिंह का बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से दोस्तों हमने पढ़ा आमेर का यानी जयपुर का कछवा वंश के बारे में। दोस्तों, मेरे दोनों ही वीडियो में मैंने जयपुर के कछवा वंश को करीब करीब पूरा कर दिया है और अब
अगर किसी तरह की कोई समस्या, इंक्वायरी या क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले। एक किसी दूसरे राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप निश्चित रूप से वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, नमस्कार।